कह रहे हैं आप लोग इवेंट मैनेजमेंट करके चुनाव जीते। वो उनको दिखता है, वो तो इवेंट भी नहीं करते। निकाय चुनाव है, उसको लेके आपकी पार्टी की तैयारियां कैसी हैं? जो भी चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के जो विचार का कार्यकर्ता है वो जीत जाएगा। राजीव जैन जी, कुलभूषण जी, टिकट रिपीट हो गया। अभी किसी को कुछ नहीं पता है, वो जो चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें। लेकिन निकाय चुनाव में कांग्रेस के लिए हम पूरे तरीके से तैयार हैं, INLD के लिए हम भी तैयार हैं, हम भी सिंबल पे लड़ेंगे। बयानबाजी बोलेंगे कि हम सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। 25 तारीख निकल जाएगी, फार्म भरने कोई नहीं आएगा। सतीश नांदल उपाध्यक्ष के तौर पे ही दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ उन्होंने इस्तीफा दिया, वो स्वीकार नहीं हुआ। कांग्रेस ने कहा ये असंवैधानिक है। कांग्रेस के तो 10 विधायक उनके संपर्क में थे, जिनकी कैंसिल हुई है ना, वो कैंसिल करवा गए। कि मोहम्मद इजराइल और मोहम्मद इलियास बार बार सीएम साहब से मिल रहे हैं। विधायक का फर्ज बनता है बार बार मुख्यमंत्री जी से मिले। हरियाणा न्यूज को सबसे पहले पता चल गया था, जब चुनाव हो ही रहा था, वोटिंग हो ही रही थी, हमने तभी चला भी दिया था कि क्रॉस वोट हो गई है, हमें चौटाला वोट डालने को नहीं। उन्होंने आश्वासन दिया था सतीश नांदल जी की, उनकी बात भी हुई है। मंडियों में बहुत बवाल हो रहा है आजकल। तो अभय चौटाला भी जा रहे हैं, आजकल वीडियोस बहुत वायरल हो रही हैं, देखिए आप। खाली एक टूरिज्म का काम। चौधरी देवलाल जी सीधे किसान के खेत में जाते थे, किसान से बात करते थे। मंडी में उठान बहुत ही स्लो है। मौसम खराब हुआ, बारिश हुई, गीला गेहूं अगर वो भर दिया जाएगा, उसको हवा लगाने के लिए एक दिन का समय चाहिए। सरकारी पैसे का गबन या घोटाला या ये सब क्या चल रहा है पंचकुला नगर निगम में? जांच का विषय है। सरकार का एक एक पैसा वापिस आया। कौन सा नेता ऐसा है जो सबसे उल्टा बोले? में गादड़ के बगैर कोई नहीं गंद फैलाता। हरियाणा का गादड़ को आज हाँ, बहुत सारे गादड़ है। नमस्कार, हरियाणा न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं टू द पॉइंट विद प्रतिमा दत्ता। आज टू द पॉइंट में हमारे सीधे सीधे सवालों के जवाब देंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली साहब, जो हमें बताएंगे कि निकाय चुनाव में पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है, तैयारियां क्या है और संगठन किस तरीके से तैयार है आने वाले चुनावों का सामना करने के लिए। साथ ही साथ प्रदेश के तमाम ज्वलंत मुद्दों पर बात होगी, सवाल पूछेंगे किसानों के बारे में, सवाल पूछेंगे महिला आरक्षण के बारे में और तमाम ऐसे सवाल जिनसे सीधा सरोकार प्रदेश के लोगों का। बहुत बहुत स्वागत बड़ौली साहब आपका हरियाणा न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिमा दत्ता जी, आपका भी और आपके चैनल की पूरी टीम का भी और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मैं आपसे बात करूंगा और टू द पॉइंट। हम उम्मीद करेंगे आप टू द पॉइंट ही टू द पॉइंट की जो बात आप करते हो, मेरे को भी इसमें टू द पॉइंट बात करने की आदत है। चलिए देखते हैं आज कितने टू द पॉइंट जवाब देंगे बड़ौली साहब। तो सबसे पहले नारी शक्ति वंदन पे ही बात करेंगे, क्योंकि ये महिला आरक्षण का बिल अब पूरे प्रदेश में आप लोग कार्यक्रम तो कर ही रहे हैं, देश में भी कार्यक्रम हालांकि चल रहे हैं, लेकिन हरियाणा में किस गति से ये कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या कुछ रिस्पॉन्स महिलाओं का देखने को मिला? आज महिला आरक्षण को लेके जो महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, देश की नई जो लोकसभा बनी और उस लोकसभा भवन का उद्घाटन भी इसी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को पास करने के लिए, और एक पहचान बनी, एक इतिहास बना। वहाँ मैंने खुद से देखा कि पूरे हरियाणा प्रदेश में तमाम संगठन के जो महिला संगठन हैं, जो NGO चलाती हैं, जो कोई उद्योग धंधा चलाती हैं, जो बहुत सारी पढ़ी लिखी कोई लेक्चरर प्रोफेसर हैं, जो महिलाएं वकील हैं, CA हैं, जो महिलाएं समाज में अच्छा काम करती हैं, आज वो बाहर निकल कर आई हैं। सड़कों पर उन्होंने पैदल मार्च किया है। ये भारतीय जनता पार्टी ने पैदल मार्च नहीं किया है। ये समाज के जो महिला को मजबूती के साथ समाज में आगे बढ़ने की सोच रखती हैं, ऐसी वो सब महिलाओं का, बहनों का भी मैं आज आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए हैं, महिलाओं के लिए सम्मेलन किए हैं, महिलाओं की पद यात्राएं की है, महिलाओं की सपुटिया की। कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है, पूरे प्रदेश की महिलाओं में, पूरे देश और प्रदेश की महिलाओं में उत्साह है। और पूरे देश की महिलाएं और पूरे प्रदेश की महिलाएं वो इस आस में बैठे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो करेंगे वो उनके लिए करेंगे, और जो भी करेंगे महिलाओं के लिए जो एक बहुत बड़ा कदम, महिलाओं को जो अधिकार मिलेगा। और एक जनप्रतिनिधि के नाते से जिस प्रकार से पंचायतों में और पालिकाओं में, निकाय के चुनाव में जो 50% का जो अधिकार दिया, ये बहुत बड़ी बात थी। कांग्रेस ने तो कभी सोचा ही नहीं, कांग्रेस ने कभी किया नहीं। कांग्रेस की देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी रही है, उन्होंने भी महिलाओं के लिए ये काम नहीं सोचा जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन विपक्ष सोच रहा है, कांग्रेस ये सोच रही है कि भाई आप लोग इस टाइमिंग पे क्यों ये चीजें कर रहे हैं।
आपका अब मकसद क्या है? आप क्यों डिमिलिटेशन का हाँ, इंतजार करना हमारा चाहते हैं? आप क्यों जनगणना तक का इंतजार करवा रहे हैं? अभी लागू कर दीजिए तुरंत, 2029 तक का इंतजार क्यों करना चाहिए? चुनाव तो प्रतिमा दत्ता जी एक प्रोसेस के थ्रू होगा, हम्म एक नियम के थ्रू होगा, नियम बनाने भी पड़ेंगे। हम्म और जब नियम बनाने की बात आती है तो कांग्रेस ने उसका खुले मन से समर्थन करना चाहिए। उन्होंने जब इस 33% के आरक्षण का हुआ तब उन्होंने हाँ भर दी। अब उसको लागू करने का भी समय है, एक प्रोसेस है, सीटें बढ़ेंगी, परिसीमन होगा, बहनों को भागीदारी मिलेगी और उस प्रकार की अगर कोई संशोधन होता है, कोई कानूनी प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है। और जो निर्वाचन आयोग की एक प्रक्रियाएं हैं, जो देश के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जिस प्रकार से संविधान में ये सारी व्यवस्थाएं बनाने का काम किया है, जो संविधान सम्मत सरकार काम करती है उसने उसी आधार पर चलना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा से इस संविधान का सम्मान करते हुए उस काम को आगे बढ़ाते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संविधान के अनुसार काम करते हैं और वही वो उस आरोप लगाते हैं और वो खुद से संविधान पर नहीं चलते हैं। संविधान में अधिकार है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जिस प्रकार से संविधान के अंदर इसकी व्यवस्था करने का काम किया था उसको कांग्रेस पार्टी हमेशा कमज़ोर नज़रों से देखती है, उसको कमज़ोर करने की सोच रखती है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको मजबूत करने का काम करते हैं। और ये जो रिजर्वेशन की, जो महिलाओं के सम्मान के लिए जो काम करने की जो सोच है, और उसके लिए बहुत सारे अभियान चले हैं। महिलाओं को अगर हर घर में रसोई का सिलेंडर देने का काम किया, महिलाओं की चिंता की तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। अगर जन धन खाते खोलते हुए वो कोरोना जैसी बीमारी में महिलाओं को सीधा खाते में पैसे देने का काम किया तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। अब 33% का आरक्षण देने का काम किया है। महिलाओं को छोटे छोटे कामों में भी जिस प्रकार से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जिस प्रकार से लाडो लक्ष्मी योजना महिलाओं को 2100 रुपये देने की, कांग्रेस पार्टी ने तो उसका भी विरोध किया। वो कोई ना कोई बहाने ढूंढते हैं ना कि भाई आप 2100 कहते रहे, प्रदेश की तमाम महिलाओं को देंगे ये कहते रहे। हाँ। बाद में आपने कुछ को दे दिया, आय का गैप लगा दिया, फिर आपने कह दिया भाई नहीं इतने पैसे देंगे, इतने की हम एफडी कर देंगे। ये प्रतिमा दत्ता जी सरकार जब काम करती है तो एक नियम बना के काम करती है। हमने कहा कि हम 2100 रुपये लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ बहनों को देंगे, तो देश के संविधान के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि कमजोर और गरीब को सहायता सरकार करे, और जो अमीर लोग हैं उनसे टैक्स के रूप में जो पैसा आए वो गरीब के लिए लगे। ये संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने व्यवस्था कर रखी है। अगर जिसकी जो बहनें इनकम टैक्स भरती हैं, क्या उनको 2100 रुपये देना चाहिए? जिन बहनों को आवश्यकता है उसी को मिले, तभी समाज में समानता का एक वातावरण बनेगा। लेकिन जब आपने चुनावी वादे किए तो ये चीजें पड़ी, हमने कहा था कि हम इसको नियम से लागू करेंगे। हमने अपने संकल्प पत्र में ये बात कही थी और हमने नियम बनाया कि हम इसको 3 चरणों में लागू करेंगे। 1 लाख तक की बहनों को 2100 रुपये लाडो लक्ष्मी का योजना का लाभ दिया। अब 1,80,000 तक की जो बहनें जिनकी इनकम है उसका हम लाभ दे रहे हैं। और जब तीसरी योजना आएगी तो 3 लाख तक की जो इनकम की बहनें हैं हम उनका लाभ देंगे। मतलब पूरा आपकी सरकार का फोकस है, पार्टी का फोकस है कि महिलाओं का उत्थान हो, जहां प्रॉब्लम हो वहां पे आप सॉल्यूशन करें। पहले जब तक हमारी सरकार अंत्योदय की सरकार है, हमने स्पष्ट कहा है, हमारे संविधान में लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंत्योदय के अभियान पर चलेगी, अंत्योदय की सरकार है। पहले हम अंतिम व्यक्ति का सोचते हैं। हमने 1 लाख तक की बहनों को जो उस श्रेणी में आती थी, अंतिम को हमने पहले वो लाभ देने का काम किया, फिर उससे अगली जो कड़ी है उसको दिया, फिर उससे अगली कड़ी को दिया। तो इसलिए समानता का भाव बने और इसीलिए हमारी सरकार बगैर पर्ची खर्ची के जो मेरिट के आधार पर नौकरी दी है, इसलिए तो गरीब के बच्चों को नौकरी लगी है। इसलिए तो गरीबी रेखा से ऊपर उठेगा। अगर हम अंतिम समाज के व्यक्ति को सहायता देंगे, उसको गरीबी रेखा से ऊपर उठाएंगे, तभी देश से गरीबी दूर होगी। नारों से गरीबी दूर नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी ने नारे दे के चुनाव जीतती रही, हम नारा देकर चुनाव नहीं जीतते, हम काम करके चुनाव जीतते। वो कह रहे हैं आप लोग इवेंट मैनेजमेंट करके चुनाव जीतते हैं, क्योंकि इवेंट मैनेज करने की पार्टी है बीजेपी। वो उनको दिखता है, वो तो इवेंट भी नहीं करते, वो तो कुछ भी नहीं करते, वो तो एक आरोप लगाना, गुमराह करना, जनता को गुमराह करना एक उनका स्वभाव है। कि अधिकारों की जब बात आती है तो भले ही आप लोग रिजर्वेशन के जरिए
कुछ हद तक वो अधिकार देने की कोशिश करें। लेकिन पर्दे के पीछे से जैसे पंचायतों में भी रिजर्वेशन हुआ, वहाँ पर भी ऐसा देखा तो कि महिलाएं तो आई आगे, जीत भी गई, बन भी गई, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे से उनके पति ही चलाते रहे। नहीं, ये प्रतिमा दत्ता जी, ये तो देखो, जब व्यवस्था परिवर्तन होता है तो कुछ लोगों को कष्ट भी होता है, कुछ लोगों को आदत उल्टी पड़ी हुई होती है, उनकी आदतें भी सुधारनी है और ऐसे ही सुधरेंगे। आज मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारी चाहे नगर पालिका हो, चाहे हमारे नगर परिषद हो, चाहे नगर निगम हो, जो भी हमारी बहनें जनप्रतिनिधि के तौर पर जीत कर आई हैं, वो पूरी बात रखती हैं, पूरे विकास की बात रखती हैं, अधिकारों की बात रखती हैं और सब अपनी चेयर पर बैठ कर अच्छा काम करती हैं। आज तो कहीं भी किसी भी बैठक में हरियाणा प्रदेश में, चाहे कोई पंचायत हो, चाहे कोई ब्लॉक समिति हो, चाहे जिला परिषद हो, हमारी जो 50% का आरक्षण हमारी बहनों को मिला है, वो सब अच्छे से काम कर रही है, सब पढ़ी लिखी है और सब समझदार है, वो जेंट्स से ज्यादा काम कर रही है। आपको लगता है, क्योंकि वैसे तो महिलाओं को कम आंकते हैं, कहते हैं भाई महिलाएं हैं तो ज्यादा बर्डन नहीं ले सकती, ज्यादा काम नहीं कर सकती, लेकिन महिलाएं ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। महिलाओं ने तो ऑपरेशन सिंदूर जैसा सारी दुनिया ने देखा है। भारत की महिलाओं का पूरी दुनिया ने देखा है लोहा, किस प्रकार से भारत की महिलाएं हर फील्ड में काम करती हैं। आज तो कोई फील्ड बचा ही नहीं है। अगर अंतरिक्ष की भी बात करें तो कल्पना चावला हमारे हरियाणा की थी, करनाल की थी। हमारी बहनों ने बहुत काम किया है और हमेशा, और हमारा तो सनातन में तो हम तो जब पूजा करते हैं, हम तो 9 रात्रों में दुर्गा की पूजा करते हैं, शक्ति मांगने का काम करते हैं, हम तो महिलाओं की पूजा करते हैं। हाँ। ये तो हमारा संस्कार है। हाँ, तो इससे कितना फायदा महिलाओं को मिलेगा और कितनी आपकी पार्टी से महिलाएं आपको फोन कर रही हैं कि अध्यक्ष जी बहुत अच्छा पार्टी ने कर दिया है, फोन आने शुरू हो गए? फोन नहीं आते हैं, खुद से आती है, मिलने के लिए आती है, धन्यवाद करती हैं, है ना। और अभी हमारी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, बहन सुधा जी ने तो बड़े खुश होकर कहा कि अच्छा होने जा रहा है। हाँ, सुधा यादव जी का भी बहुत लंबा इंतजार हो गया चुनाव लड़ने का। नहीं, सभी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं। हाँ। जब एक रिजर्वेशन बन जाएगी उनके लिए तो उनको मौका मिलेगा, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। निकाय चुनाव है, उसको लेके आपकी पार्टी की तैयारियां कैसी हैं? प्रतिमा दत्ता जी, देखो, हमारी पार्टी तो वैसे हम बोलते भी हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मूड में रहती है। और हम, आपने देखा भी होगा, अभी हमारे पार्टी का स्थापना दिवस 47वां स्थापना दिवस था और प्रत्येक बूथ तक हमारे कार्यक्रम रहे हैं। अनेक कार्यक्रम, गांव चलो बस्ती चलो अभियान हमारा रहा है। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती थी, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जो 136वीं जयंती मनाई है, धूमधाम से मनी है, प्रत्येक बूथ पर मनी है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जहाँ भी प्रतिमाएं लगी थी, कोई शिक्षण संस्थान थे, कोई हॉस्टल थे, कोई कोचिंग सेंटर थे, जहाँ भी उनके नाम से था, सभी जाके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान चलाया है, दीपोत्सव किया है और लगातार 20 तारीख तक बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के विचार को लेके हम नीचे तक जा रहे हैं। जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जहाँ जन्म हुआ मध्य प्रदेश में, उसको एक तीर्थ के रूप में विकसित किया है। जहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, उसको भी एक तीर्थ के रूप में विकसित किया है। जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ बॉम्बे के अंदर, उसको भी एक तीर्थ के रूप में विकसित किया है। जहाँ उन्होंने दिल्ली के अंदर 26 अलीपुर रोड पर अंतिम सांस ली है, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको विकसित किया है, उसको बनाया है। तो बहुत सारे काम किए हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का विचार जाए। आज देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सबसे ज़्यादा अगर स्टैचू लगे हैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लगे हैं। पहले तो असुरक्षा का माहौल वातावरण कांग्रेस के राज में रहा है। कांग्रेस वाले तो कहते थे प्रतिमा लग जाएगी तो दंगे हो जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में इतनी प्रतिमाएं लगी, कहीं दंगे नहीं हुए। ये उनकी सोच थी। हमारी सोच है कि संविधान में जो अधिकार मिला है वो अधिकार सबको मिले। तो आप सबका साथ सबका विकास की नीति पे आगे बढ़ते हैं? हमारी पार्टी का ये मूल मंत्र है, ये हमारी कोई नारा नहीं है। कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है, ये नारा नहीं है, ये हमारा विचार है, ये हमारा सिद्धांत है और ये हमारा मूल मंत्र है। और सबका साथ नहीं होगा तो पूरा देश आगे नहीं बढ़ सकता। सबका विकास, समान विकास नहीं होगा। जहाँ हमारे विधायक भी नहीं है, हमारे सांसद भी नहीं है, वहाँ पर भी हम तमाम काम कराने का काम करते हैं, चाहे सड़कें हों, चाहे नहरों की व्यवस्था पीने के पानी की हो, चाहे शिक्षा की और स्वास्थ्य की बात हो, हम चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी। आपने देखा है जिस प्रांत में हमारी सरकार नहीं है वहाँ भी हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, वहाँ भी विकास, समान विकास किया है।
और यही हमारी ताकत है। और इसी के प्रभाव से आज भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो 21 प्रांतों में सरकार है वो इन्हीं कामों की वजह से। आज बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी है, ये काम की वजह से बनी है, ये किसी नारे की वजह से नहीं बनी। आज जो कांग्रेस पार्टी सिकुड़ती जा रही है, समाप्ति की ओर है, और आने वाले समय में देखेंगे आप कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। लेकिन इन निकाय चुनावों में कांग्रेस कह रही है हम पूरे तरीके से तैयार हैं, आईएनएलडी कह रही है हम भी तैयार हैं, हम भी सिंबल पे लड़ेंगे, जेजेपी कह रही है भाई जो अजय चौटाला फैसला लेंगे वही आखिरी होगा, लेकिन तैयारी हमारी पूरी। आम आदमी पार्टी भी आ गई, सारे आ गए टक्कर देने के लिए। ये तो मैं स्वागत करता हूँ सभी पार्टियों का। आम आदमी पार्टी का ने भी, इनेलो ने भी, जेजेपी ने भी, जो जीरो पे हैं आज, तो वो जीरो से आगे बढ़े और बढ़ना चाहिए। एक राजनीतिक दल है, चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन जब चुनाव आता है तो चुनाव से भाग जाते हैं। बयानबाजी जरूर करेंगे, आपके जब टीवी पे आएंगे तो वो बयानबाजी बोलेंगे कि हम सिंबल से चुनाव लड़ेंगे, और जब समय आएगा 25 तारीख निकल जाएगी, फार्म भरने कोई नहीं आएगा। ये क्योंकि एक समय तो वो भी था जब हुड्डा साहब कहते थे छोटे चुनाव है, छोटे चुनाव हम सिंबल पे नहीं लड़ते। अब वो भाषा जो बोलते थे आज वो दूसरी भाषा बोल रहे हैं। वो 25 तारीख तक बोलेंगे, उसके बाद नहीं बोलेंगे। उसके बाद तो कोई नया सगुफा लेके आएंगे, नया कोई भ्रम फैलाने का प्रयास करेंगे। और जिस प्रकार से पिछला चुनाव यहाँ हुआ था, सोनीपत में भी हुआ था, तो 75% वोट बीजेपी को मिली थी, 25% वोट ही मिली थी विपक्ष वालों को। क्योंकि विपक्ष बार बार कह रहा है भाई ग्राउंड पे कोई काम नहीं हुआ है, इतनी ज्यादा परेशानी है। और ये जब लोग शहर की सरकार चुनेंगे, अपना मेयर चुनेंगे, तो देखेंगे सड़कों में गड्ढे कितने हैं, सीवर में ब्लॉकेजेस कितनी हैं, सड़कों पे पानी कितना खड़ा होता है। आज मैं प्रतिमा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में आज तो हर कांग्रेस की हाथ में फोन है ना। आजकल तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी का जमाना है, डिजिटल जमाना है। वो कोई भी एक फोटो खींच के दिखाए ना गड्ढा कहाँ पे है, किसी भी जहाँ चुनाव हो रहा है या नहीं हो रहा है, पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने स्पष्ट आदेश दिए थे कि पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई खड्डा नहीं दिखना चाहिए सड़क में, और वो काम हुआ है। सब जगह खड्डे भरने का काम तो तुरंत एक युद्ध स्तर पर हुआ। आज पूरे प्रदेश के अंदर सड़कों, सीवर की कई कई रुकावटें होती है। आज भी मेरे पास आए थे 2 सीवर के जो ब्लॉक है, रुकावट थी, उन्होंने कंप्लेंट की, हमने आगे फोन किया, काम फोन किया, 1 घंटे में ठीक हो गया। अच्छा, ये 1 घंटे में ठीक हो गया। ये टेम्परेरी कुछ ऐसे काम है जो रूटीन में चलते हैं। साफ सफाई का काम है, रूटीन में चलेगा, रोज चलेगा। वो ये नहीं है कि भाई आज सफाई कर दी तो वो फिर 1 महीने तक सफाई नहीं होगी, वो रूटीन में चलेगा। तो बहुत सारी प्रक्रिया, सीवर लाइन की भी है इसी प्रकार की, पीने के पानी की व्यवस्था इसी प्रकार की है कि कहीं कहीं कभी कभी बिजली है, हमने कहा हम 24 घंटे बिजली देंगे, तो हम 24 घंटे बिजली देने का काम कर रहे हैं। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में आप कहीं भी जाइए, कोई भी लोग आपको बिजली की समस्या के लिए आंदोलन करता हुआ नहीं मिलेगा। आपको पूरे हरियाणा में कोई सड़कों के लिए कोई आंदोलन करता हुआ नहीं मिलेगा। पूरे हरियाणा प्रदेश में रोजगार को लेकर कोई आंदोलन करता हुआ नजर नहीं आएगा। पूरे हरियाणा प्रदेश में पीने के पानी की सफाई के लिए कोई आंदोलन करता हुआ नजर नहीं आएगा। अभी आपने बहुत बड़ा एक गुरुग्राम में देखा, अब की बार कितनी एक राजनीतिक साजिश के तहत किस प्रकार से जो लोग वहां नौकरी भी नहीं करते थे आंदोलन कर रहे थे, आगे कहाँ से आए। बहुत सारी चीजें नई नई, ये जो विपक्ष है जिस प्रकार से देश में वातावरण खराब करना चाहते हैं। हरियाणा में अच्छी सरकार चल रही है, हरियाणा में अमन शांति के साथ रह रहे हैं, यहाँ कितने आंदोलन हुए हैं, कितनी साजिश के तहत हुए हैं, उसी प्रकार से फिर प्रयास कर रहे हैं। गुरुग्राम में ताजी उदाहरण है, अभी जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया किस प्रकार से, सब सारी दुनिया देखती है। तो हम ये बोलते नहीं है क्योंकि आज हम सरकार में है, हम उसको बोलते कम है, इलाज ज्यादा करते हैं। हम इलाज करेंगे, सब चीजों का ऑपरेशन करेंगे। अभी तो बहुत सारे ऑपरेशन होंगे, राजनीतिक रूप से भी होंगे और काम के आधार पर भी होंगे। तो बहुत सारे ऑपरेशन किस किस के होंगे ये भी बता दीजिए, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि अध्यक्ष साहब बता रहे हैं तो नेता थोड़े सतर्क हो जाएं। बहुत सारे नेता बहुत सारी उल्टी सीधी भाषा बोलते हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में बहुत कुछ उल्टा सीधा करते हैं, तो उन चीजों के लिए कानून बनेगा। सबसे ज्यादा कानून बनेगा तो उनके ऊपर सबसे ज्यादा उल्टी सीधी बातें कौन करता है आपके हिसाब से? कौन सा नेता ऐसा है जो सबसे उल्टा बोलता है? नेताओं के नाम लेने की आवश्यकता नहीं होती प्रतिमा जी, ये तो नेता तो वो सब उनके स्वभाव से पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में एक हमारे हरियाणा में कहावत है कि झुंड में गादड़ के बगैर कोई नहीं गंद फैलाता।
तो जो गादड़ होता है ना, हरियाणा का गादड़ कौन है बताइए हाँ दीजिए बहुत सारे गादड़ हैं। आप। हाँ बहुत सारे हैं। हाँ वो अपने आप को पता नहीं क्या मान के चलते हैं, लेकिन वो है कुछ भी नहीं। तो हरियाणा की जनता ने उनको सबक भी सिखाया है, उनको हरियाणा की जनता ने जवाब भी दिया है। तो और- मतलब ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं आप जो राजनीतिक हाशिए पे लोगों ने ही पहुंचा दी। आप और तो क्या? बाद में इलाज करेंगे, लोगों ने पहले लोगों ने इलाज कर दिया उनका। हम्म और वो उनकी भाषा की वजह से, उनकी व्यवहार की वजह से, उनकी अकड़ की वजह से, उनके घमंड की वजह से, ये सारे कारण होते तो निकाय चुनाव में कोई चुनौती देख रहे हैं आप बीजेपी के लिए, कोई परेशानी देख रहे हैं? हैं। बीजेपी के लिए आज चुनाव को हम बहुत चेतावनी के साथ लेते हैं, चैलेंज के साथ स्वीकार करते हैं, और हम चुनाव के त्योहार के रूप में मनाते हैं। हम ये जो लोकतंत्र का चुनाव का जो समय है, ये एक हमारा उत्सव के रूप में हम मनाते हैं, इसको चैलेंज के रूप में नहीं मनाते। चैलेंज बहुत सारे वैसे होते हैं, उन चैलेंजों के हम योजना के साथ मुकाबला करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसमें सतीश नांदल की एंट्री, और उस एंट्री से बहुत सारे सवाल विपक्ष ने खड़े कर दिए। तो आप लोगों ने पहले से ही सतीश नांदल के साथ बैठ के कुछ प्लानिंग की थी कि भाई आप आ जाइए कैंडिडेट बन के, हम कांग्रेस के विधायकों को तोड़ लेंगे? ये सारी की सारी प्लानिंग बीजेपी की थी क्या? नहीं, हमने तो कहीं भी ऐसी प्लानिंग नहीं की, नहीं, वो हमारे लोग कह किसी रहे हैं। नेता ने नहीं की। हम्म वो कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। प्लानिंग तो उनने की, अपने विधायकों को जबरदस्ती बसों में भर के ले गए। अपने ये लोकतंत्र में पहली बार देखा कि एक विधायक का दो आदमी हाथ पकड़ के ले जाते हुए हमने देखे। टीवी पर कैमरे ने पूरे देश ने देखा है। हाँ। एक विधायक का जो उनके नेता हैं वो हाथ पकड़ के वोट डालने के लिए लेके जा रहे हैं। जब वो वोट डाल के आता तो उसको गेट पे पकड़ लेते हैं। ये पूरी दुनिया ने कैमरे पे देखा। आप लोगों ने पूरा सिस्टम सेट कर दिया था ना उनके विधायकों के इर्द गिर्द, इसीलिए तो बेचारों को पकड़ के लेके जाना पड़ा विधायकों को। कोई भी उनके विधायकों ने तो बोला है कि उन्होंने अपने अंतरात्मा से वोट दिया है। हाँ। और कांग्रेस हमेशा से कहती रही, कांग्रेस के नेता हमेशा बोलते रहे कि अंतरात्मा से वोट करें, कहते रहे, लेकिन उनको पकड़ के फिर रोकते भी रहे, अंतरात्मा से वोट करने देते। अगर वो अंतरात्मा से वोट करके गए हैं, उनके 5 विधायकों ने अंतरात्मा से वोट किया है, तो वो निर्दलीय को किया है, बीजेपी को नहीं किया है। पूरा देश जानता है उसमें क्या है। कोई भी किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता कोई भी चुनाव लड़ सकता है, निर्दलीय रूप से लड़ सकता है। नहीं लड़ सकते, सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सतीश नांदल भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं। मेरी टीम में है। आपकी वेबसाइट में आज भी सतीश नांदल उपाध्यक्ष के तौर पे ही दिखाई दे रहे हैं। नहीं, आज भी हैं वो। उन्होंने इस्तीफा दिया था, मैंने बोला था। अच्छा, स्वीकार नहीं किया उनका उन्होंने इस्तीफा दिया, वो स्वीकार नहीं हुआ, वो पद पे है। अच्छा, मतलब पहले इस्तीफा दे दिया था? दिया, बिल्कुल रिटर्न में दिया। रिटर्न में दिया था, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किया है। वो एक प्रोसेस है हमारा। अच्छा। कि वो हमारे पास आता है, फिर हम आगे उसको भेजते हैं, फिर उसको चुनावी प्रक्रिया थी, और उसमें फिर उस बात को कि भाई। तो फिर कांग्रेस वालों को आप ये भी नहीं कहने दे रहे कि भाई सतीश नांदल बीजेपी के उम्मीदवार थे? नहीं, वो बीजेपी के उम्मीदवार, हमारे ऑथेंटिक उम्मीदवार नहीं थे। वो निर्दलीय, उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं चुनाव निर्दलीय के तौर पर लड़ना चाहता हूँ, और कुछ विधायक मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं। अच्छा। और वो निर्दलीय विधायकों को लेके खुद आए। निर्दलीय विधायक, हमने पूछा, भाई निर्दलीय विधायकों ने कहा कि हमारा भी एक प्लेटफार्म बनना चाहिए, हम निर्दलीय हैं और हम भी एक, हमारी वोट है, अपनी वोट अपने निर्दलीय को डाल देंगे। हमने उनकी बात को मान लिया। उन्होंने कहा कि भाई बची हुई वोट हमें दे दो, हमने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। लेकिन कांग्रेस ने कहा ये असंवैधानिक है, ये जो किया इन्होंने सरासर गलत है। जब 2 ही सीटों पे चुनाव था तो भाई 31 तो चाहिए थे, हमारे पास 37 थे, फिर भी बीजेपी ने अपना कैंडिडेट निर्दलीय समर्थित खड़ा कर दिया। तो ये तो गलत है, बीजेपी ने गलत काम किया है, खड़ा ही नहीं करना चाहिए था। कांग्रेस के तो 10 विधायक निर्दलीय के संपर्क में थे। 10 विधायक? 10 विधायक संपर्क में थे, क्रॉस वोट करने के लिए। बिल्कुल क्रॉस वोट करने। हरियाणा न्यूज़ पे एक्सक्लूसिव खुलासा कर रहे हैं कि गद्दार सिर्फ 5 नहीं है, 5 और है जो पार्टी के भीतर हैं। और क्या, 10 हमारे जो सतीश नांदल जी निर्दलीय प्रत्याशी थे, 10 विधायक उनके संपर्क में थे, तभी वो आए थे निर्दलीय लेके। अच्छा। निर्दलीय विधायकों के भी संपर्क में थे, निर्दलीय विधायकों के भी संपर्क में थे वो विधायक। वो किस कारण से फिर वो कर नहीं पाए? तो गेम कहाँ खराब हुई? क्रॉस वोट भी हुई, वोट कैंसिल भी हुई 4 विधायकों की। जिनकी कैंसिल हुई ना, वो कैंसिल करवा गए अपनी, वो क्रॉस वोट नहीं करी, उन्होंने कैंसिल करवा दी। अच्छा, वो क्रॉस कैंसिल वाले भी आप कह रहे हैं क्रॉस ही था? सभी संपर्क में थे वो। कौन कौन थे ये? इतना हमें थोड़े, मैं तो बीजेपी वालों को बता सकता हूँ, कांग्रेस वालों को तो कांग्रेस वाले जाने यार। आप लोगों की भी एक वोट कैंसिल हुई, वो किसकी कैंसिल हुई? नहीं, वो तो सब पता चल जाता है, सरकार को तो सब पता चलता है। पता चल जाता है। तो क्यों कैंसिल हुई? कोई टेक्निकल रीजन था? वो टेक्निकल रीजन से ही वो गलती हो जाती है, लिखने में गलती हो जाती है। अच्छा,
जब कोई लिखने में गलती हो जाती है, इसलिए हमने ट्रेनिंग देने का काम किया था। और जिस टाइम हमने ट्रेनिंग दी थी उस समय भी हमारे 7 विधायकों से गलतियां हुई थी। हमने उनको बार बार मौका दिया और बार बार उनका ठीक हो गया, लेकिन उनमें से किसी विधायक से फिर गलती होगी। तो उसका नाम क्या है? नाम का थोड़ा ही पता है हमें। छुपा रहे, देखो टू द पॉइंट बात नहीं कर रहे आप। नहीं, मैं बीजेपी के किस विधायक की वोट कैंसिल हुई? ऐसा हमें थोड़ा ही पता है, क्योंकि अनिल विज की वोट को लेके भी क्वेश्चन किया था कांग्रेस ने, हालांकि बाद में वो क्लियर हो गया था, उनकी वोट कैंसिल नहीं हुई थी शायद। नहीं उन्होंने चैलेंज किया था। उन्होंने चैलेंज किया था, जैसे हमने 2 वोटों को चैलेंज किया, वो चैलेंज हमने किया था, एक वोट कैंसिल हो गई, एक नहीं हुई। और जबकि वो जो दूसरी वोट थी उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो अपना वोटिंग पत्र है उसको हाथ लगा रहे हैं, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन वो किस प्रकार से चुनाव आयोग ने, या तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि टच करने से भी कैंसिल होती है, जबकि वास्तव में होना चाहिए। अगर उनके हुड्डा जी के हाथ में कोई निशान, कोई स्याही होती तो वोट कैंसिल कर सकते थे। उसको जो मतपत्र है उस पर उस जो वोटर है उस वोटर के अलावा किसी का हाथ टच नहीं होना चाहिए, हमारी ऐसी मान्यता है। संविधान में किस प्रकार से है क्या मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन हमने यही सोच के कि हुड्डा जी का हाथ उसको लगा है तो ये कैंसिल होना चाहिए, इसलिए हमने उसमें अपील की थी। उसको चुनाव आयोग ने माना नहीं। अब वो आगे की प्रक्रिया क्या बनेगी। चुनाव आयोग ने पूरे आप लोगों के इशारे पे काम किया, क्योंकि राव नरेंद्र सिंह कह रहे हैं भाई 4 लोगों की जो वोट कैंसिल की है, कांग्रेस पार्टी के जो 4 विधायकों की वोट कैंसिल हुई है, वो उस वोट को पहले मान्य कर दिया, फिर नहीं कैंसिल कर दिया, फिर वैलिड कर दिया, फिर इनवैलिड कर दिया, तो 5-6 बार ऐसा करा और बाद में फिर अल्टीमेटली इनवैलिड ही कर दिया। नहीं, वो जो गलती करते हैं, जो कोई पहचान अगर कहीं भी बन जाएगी, किसी भी मतपत्र के ऊपर कोई भी पहचान अगर कोई वोटर उस पर करके चला जाएगा तो वो कैंसिल होता है, ये संविधान में है। और उसी आधार पर वो 4 वोट कैंसिल हुई तो है। 5 तो और जो एक वोट जो कैंसिल हुई है वो हमारा जो गौरव गौतम जी जो हमारे पोलिंग एजेंट थे, उनको उन्होंने दिखाया है, कैमरे पे सब दिखता है कि ये इसको दिखा रहा है, दूसरे उसको दिखाना भी वोट कैंसिल है, इसलिए वो वोट कैंसिल हुआ है। वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। तो अब 5 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोट की, हालांकि आप कह रहे हैं 10 संपर्क में थे, तो 5 और कौन कौन थे? गोकुल सेतिया थे क्या? वो तो निर्दलीय बताएगा, निर्दलीय विधायक बताएंगे, मैं थोड़ा बताऊंगा हमारे को, क्योंकि गोकुल सेतिया, कुलदीप वत्स, नहीं वो देखो वो कौन थे मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे ही किसी का नाम कांग्रेस वाले तो उछाल ही रहे हैं। कांग्रेस के गोकुल सेतिया तो धरने पे बैठेगा नाम के लिए। मंजू चौधरी भी साथ में बैठे। अगर वो उस लिस्ट में होते तो धरने पे क्यों बैठते हैं। कांग्रेस पार्टी में पसंद नापसंद का खेल चला है, वो किसी को बचाने के लिए दूसरे को फंसाने का प्रयास है। कांग्रेस पार्टी में यही राजनीति चल रही है। कांग्रेस पार्टी परिवारों में बटी हुई पार्टी है, नेताओं में तो बटी थी, वहां तो परिवारों में बटी है। कि मोहम्मद इजराइल और मोहम्मद इलियास बार बार सीएम साहब से मिल रहे हैं, तस्वीरें वायरल हो रही हैं, इन तस्वीरों के पीछे की कहानी क्या है? वो बार बार वो जनप्रतिनिधि हैं, अपने जनता का, अपने विधायक हैं, अपनी विधानसभा का काम लेके जाएंगे, जनता के काम होते हैं। विधायक का फर्ज बनता है बार बार मुख्यमंत्री जी से मिले, ये तो अच्छे विधायक की पहचान है। नहीं तो जर्नैल हम सिंह तो तो उनको अच्छा मानते हैं कि कांग्रेस वाले तो छुप छुप के मिलते हैं सीएम साहब से, कांग्रेस के विधायक छुप छुप के मिलते हैं, लेकिन ये दोनों तो ओपनली मिल रहे हैं। नहीं, उनके विधायक भी ओपनली मिलते हैं। कांग्रेस के बहुत सारे विधायक मंगलवार को सीएम साहब से मिलते हैं, ओपनली टाइम होता है। मंगलवार को सीएम साहब हर सप्ताह एक दिन विधायकों के लिए देते हैं और वो सबके साथ मिलते हैं। वहीं बीजेपी के विधायक होते हैं, वहीं निर्दलीय विधायक होते हैं, वहीं कांग्रेस के विधायक होते हैं, वहीं एक ही ड्राइंग रूम में बैठ कर सब मिलते हैं। सारे आते हैं सीएम साहब सब आते हैं, अपना काम लेके। मैं विधायक रहा हूँ जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, उस समय भी यही व्यवस्था थी, हम इकट्ठे एक ही सोफे पे बैठ कर सब मिलते थे। ये तो पुरानी परंपरा है। तो आप लोग तो कह रहे थे कि भाई हम तो यहाँ पे हम नहीं भी जीते, हमारा कैंडिडेट नहीं भी जीता, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी हम अच्छे से विकास कार्य करवाते हैं। तो मोहम्मद इजराइल, मोहम्मद इलियास को ऐसा क्यों लगा कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम नहीं हो रहा है? अगर वो क्रॉस वोट करेंगे, सतीश नांदल को वोट देंगे, तभी उनके इलाके का सही मायने में विकास होगा। तो उन्होंने अपना बिल्कुल बयान भी दिया है कि अंतरात्मा से वोट दिया है। अच्छे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के वो अच्छे हैं, तो उन्होंने उस हिसाब से अपनी जो उनकी दिल से वोट दिया है उन्होंने स्वीकार किया, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन वो जो 3 विधायक हैं जिन्होंने जवाब नहीं दिया, इसका हम लोग वो 3 विधायकों को गलत फंसाना चाहते हैं।
उनकी लड़ाई ठीक है। वो 3 तो कह रहे हैं कि भाई हमने तो कांग्रेस के ही उन्होंने तो दिखा के दिया है ना, लोगों को वोट दिया है, हमने तो तो स्पष्ट है कैंडिडेट ना। को वोट दिया जो है। कांग्रेस के नेता हैं जिनको ये जिम्मेवारी थी हम्म, वो कुछ घालमेल कर रहे हैं, स्पष्ट है इसमें। अब वो किसी को बचा रहे हैं तो क्यों बचा रहे हैं, वो तो उनका अच्छा, काम आपको लग रहा है कि अगर वो 3 विधायक बोल रहे हैं कि हमने कांग्रेस कैंडिडेट को वोट दिया है तो मतलब सही कह रहे है। हैं? सही कह रहे हैं, वो दिखा के दिया है ना। हम्म, या तो देखने वाला बताए कि मैंने देखा है, इन्होंने दे दिया तो है। हुड्डा साहब हाँ, कह रहे हैं मैंने देखा है, बीके हरिप्रसाद कह रहे हैं मैंने देखा है, इन्होंने हमारे कैंडिडेट को नहीं दिया है, क्रॉस किया है सीधे सीधे। अब वो तो उनकी लड़ाई है। हम्म, लेकिन पहली बार तो अगर वो बयान आता, पहले ही दिन बयान आता, हम्म, अगर हुड्डा साहब बीके हरिप्रसाद जी पहले ही दिन बयान देते कि ये 5 आदमी हैं, फिर इतना ड्रामा करने की क्या आवश्यकता थी। बैठक बुला रहे हैं उसका। लेकिन हरियाणा न्यूज़ को सबसे पहले पता चल गया था, जब चुनाव हो ही रहा था, वोटिंग हो ही रही थी, हमने तभी चला भी दिया था कि क्रॉस वोट हो गई है, किस किसने की है ये भी हमारे सोर्सेज ने हमें बता दिया था। लेकिन चलाया नहीं आप लोगों ने, नहीं, हमने चलाया, वोटिंग के समय, वोटिंग के समय चलाया, दिन में चलाया कि क्रॉस वोट हो गई। हाँ तो वो हमने देखा नहीं, हम दूसरे उसमें थे। आप जीतने के लिए बिजी थे, लेकिन सबसे पहले हम चला चुके थे दिन में ही कि क्रॉस वोट हो गई। कांग्रेस के खेमे से 4 लोगों ने उस वक्त क्रॉस वोट किया है। अभय चौटाला से कहाँ पर प्रॉब्लम हो गई, कहाँ पर बात नहीं बनी? अभय चौटाला वोट डालने क्यों नहीं आए? देखो जो हमारे पास जानकारी है हम्म, कि उन्होंने आश्वासन दिया था हम्म, और सतीश नांदल जी की उनकी बात भी हुई है, और जो निर्दलीय विधायक थे वो भी कह रहे थे कि हमारी भी बात हुई है। उनकी अब किस बात पे कैसे उन्होंने अपने निर्णय को बदला है वो तो अभय चौटाला जी जानते हैं। अभय चौटाला जी ने प्रेस की है, और जब प्रेस की है जब तक भी लगता था कि वो प्रेस करेंगे, घोषणा करेंगे, आएंगे। लेकिन जब पीछे चुनाव था, क्योंकि पिछली विधानसभा में मैं था, उस समय भी हमारा अनुभव ये था कि पीछे भी ऐसा ही किया था, और बाद में विधानसभा के गेट से वापस गए थे, विधानसभा में भी पहुंचे, वहीं प्रेस को संबोधित किया और वहां से वापस गए थे। तो मैं हो सकता है पिछले वाला करेंगे या कोई अब नए वाला करेंगे, वो असमंजस की स्थिति थी। तो आप इंतजार करते रह गए अभय चौटाला का, अभय चौटाला वोट डालने नहीं आए। अगर अभय चौटाला वोट डाल देते, अभय चौटाला तो वोट डालना था, निर्दलीय को डालना था, हमें तो डालना नहीं था। लेकिन आपको तो हम तो मजबूती मिलती ना, ये जरूर देख रहे थे, आपको मजबूती तो मिलती ना, आपका निर्दलीय भी जीत जाता। हाँ बिल्कुल, जो हमारे जो निर्दलीय को वोट गई हैं तो हम तो चाहते थे वो जीते, हम तो इंतजार में थे अभय चौटाला आए उसको वोट करके जाए। लेकिन क्यों नहीं किया अभय चौटाला ने? ये आपने सतीश नांदल से नहीं पूछा? वो सतीश नांदल जी ने तो कहा कि मेरे से तो बात हुई थी, लेकिन वो बाद में क्या हुआ है वो तो, अच्छा, बाद में क्यों पलट गए इस बारे में मालूम नहीं है। वो तो वही। अच्छा, तमाम नेताओं की ना दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं इस वक्त, टेंशन में है कि भाई टिकट मिलेगी पार्टी की, नहीं मिलेगी, निकाय चुनाव में क्या होगा, रिपीट करेंगे टिकट को या फिर चेंज करेंगे। तो ऐसी कोई स्ट्रैटेजी पार्टी ने बना ली है? टिकटों को लेके मंथन तो शुरू हो ही गया होगा। हमारा मंथन शुरू हो गया है। आज की डेट में हमारे जहाँ 3 निगमों के चुनाव है, एक परिषद का चुनाव है, 3 नगर पालिका के चुनाव, हमारे 2-2 जो हमने एक मंत्री को एक कार्यकर्ता को लगाया है, और हमारे उस जिला के अध्यक्ष और उस जिला के प्रभारी, ऐसे करके जो 5 लोग की एक टीम बनी है, एक महामंत्री को उसको साथ लगाया है। 5 लोगों का सभी से जो भी जिस वार्ड में चुनाव लड़ना चाहता है उनके पत्र लेंगे, जो चेयरमैन का या मेयर का चुनाव लड़ना चाहता है उनके भी पत्र लेंगे, और ये स्पष्ट है कि हम निगम का चुनाव सिंबल पर लड़ते हैं, परिषद का चुनाव सिंबल पर लड़ते हैं, और वो फैसला हम चुनाव समिति की बैठक में करते हैं। तो जैसे आवेदन आए जाएंगे, जब हमारे पास उम्मीदवारों के नाम आ जाएंगे, उस समय हम जिन को हम चुनाव चिन्ह देंगे वो सिंबल पर लड़ेंगे, जिसको हम छोड़ देंगे वो कोई भी लड़ सकता है। तो मतलब नगर निगम चेयरमैन जो हमारे जो चेयरमैन नगर पालिका के जो चेयरमैन है वो भी हम सिंबल पर लड़ाते हैं, लेकिन वो फैसला हमारा चुनाव समिति की बैठक में होता है। तो वो आखिरी फैसला कब तक होगा, कब आएगी आपकी लिस्ट? हमारा 19 तारीख को चुनाव समिति की बैठक हरियाणा भवन दिल्ली में होगी, शाम को 4 बजे, और वो रिपोर्ट हम केंद्र को सबमिट कर देंगे, और 20 तारीख तक मुझे लगता है कि केंद्र से जैसे ही वो सहमति आएगी उसके बाद तो मतलब 21 से ही नॉमिनेशन शुरू है, तो आप 21 से नॉमिनेशन है, हमारा प्रयास है 21-22 में हो जाए। अच्छा, सारे नॉमिनेशन आप लोग 21-22 में उम्मीदवारों की घोषणा हो जाए। अच्छा, उसके बाद वो अपने कागज तैयार करके और वो नॉमिनेशन। तो जैसे हम सोनीपत की बात करें, यहाँ पे राजीव जैन जी मेयर हैं फिलहाल, तो रिपीट होगी टिकट या पार्टी चेंज करेगी? अभी इसके बारे में प्रतिमा दत्ता जी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें पहले से किसी को कुछ पता ही नहीं होता। जब चुनाव समिति की बैठक होती है, निर्णय सामूहिक होता है,
यही इस पार्टी की ताकत है, यही इस पार्टी की खासियत है हम्म, कि जब बैठक होती है और वो सामूहिक रूप से निर्णय होता है, कोई एक आदमी नहीं करता है, सामूहिक रूप से निर्णय होता है, सब स्वीकार करते हैं और उसके बाद तो पंचकुला नगर निगम मेयर कुलभूषण जी टिकट रिपीट होगी या नहीं, इस पे भी कोई फैसला नहीं, नहीं? वो हमारे तीनों जगह हमारे मेयर हैं। हम्म, एक जगह पर अम्बाला की जो है हो गया, वो रिजर्व हो रिजर्व गया अब। और ये 2 जगह उसी प्रकार से ओपन है। हम्म, तो अभी किसी को कुछ नहीं पता है, हम्म। वो जो चुनाव समिति की बैठक होगी उसी में निर्णय मतलब कुछ भी हो सकता है, अध्यक्ष साहब यहाँ पे हिंट देने के लिए भी तैयार नहीं है कि क्या होगा। होगा। नहीं नहीं, वो जो भी होगा वो हमारी जो चुनाव समिति की बैठक होगी उसी में होगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा। तो मतलब तभी मालूम चलेगा। लेकिन फिलहाल मंडियों में बहुत बवाल हो रहा है आजकल, किसानों को लेकर इतने सवाल पूछे जा रहे हैं, किसानों में इतना ज़्यादा आक्रोश है और ये पूरा जो व्यवस्था खराब हो रही है, आपको क्या लग रहा है क्यों? ये बिल्कुल भी एक बयानबाजी, जो विरोधी दल है उनकी खाली बयानबाजी है। किसानों में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। हमारे तमाम मंत्री, हमारे तमाम विधायक, हमारे जनप्रतिनिधि रोज किसी न किसी मंडी में जाते हैं, कोई भी दिन खाली नहीं होता। आप पता करेंगे हर मंडी में कोई ना कोई हमारा नेता जाता है। और हम अगर किसी भी पॉलिसी की वजह से किसी किसान को परेशानी है तुरंत दूर करते हैं। पहले दिन ही जैसे खरीद शुरू हुई, मेरे से मिलने के लिए किसान आए कि ये गेट पास जो है ना रात को भी बनना चाहिए, ये दिन दिन में कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से तुरंत संपर्क हुआ, अधिकारियों से तुरंत संपर्क किया और मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन शाम तक निर्णय लिया। मुख्यमंत्री जी किसी को भी परेशानी कोई भी होती है उसका तुरंत समाधान लेकिन करते अभय हैं। चौटाला कह रहे हैं भाई गेट पास का मसला भी मैंने उठाया और मेरी वजह से सरकार प्रेशर में आई और फिर ये कर दिया कि चलो 24 घंटे ये चीजें हो पाएंगी। तो उसने कहना चाहिए ना कि मेरे कहने से सरकार काम कर रही है, तो अच्छी सरकार कहना चाहिए उसने, तो अच्छी बात है। उसके कहने से अगर सरकार ने काम कर दिया, किसानों की समस्या दूर होगी, फिर मुद्दा किस प्रकार का उठा मुद्दा तो रह गया, रोज मंडी में जा रहे हैं, कह रहे हैं भाई क्यों किसान बायोमेट्रिक करवाए, क्यों किसानों को लंबी लंबी उसके कहने से वो खुद ही कह रहा है कि मेरे कहने से हुआ है और वो खुद ही कह रहा है क्यों हुआ। फिर नहीं, वो कह रहा ना कुछ बातों में तो सरकार डर गई, अब मैं आगे भी हम हर मसले को उठाऊंगा तो सरकार दबेगी भी और झुकेगी भी। प्रतिमा जी, पूरे हरियाणा को पता है, सबको पता है, किसानों को भी पता है, कोई किसान कभी उससे मिलता भी नहीं है। वो किसान के नाम पर राजनीति करते, किसान कभी मिलने नहीं जाते उनसे। किसानों को तो उन्होंने देखा ही नहीं। वो समय था चौधरी देवलाल जी का, चौधरी देवलाल जी सीधे किसान के खेत में जाते थे, किसान से बात करते थे। तो अभय चौटाला भी जा रहे हैं, आजकल वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं। खाली एक टूरिज्म का काम है, जाना आना उनका काम करना, वो एक टूरिज्म है उनका, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और आज हरियाणा की मंडी में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी किसी किसान को नहीं है। आज हमारी खरीद एजेंसियां पूरा काम कर रही हैं। कल ही मेरे पास किसान आए कि हमारी भैंसवाल मंडी है, वहाँ पर FCI की खरीद थी और वो खरीद में कोई उनको टेक्निकली दिक्कत आ रही थी। तुरंत उसी टाइम DC साहब ने बैठक ली है, DC मैडम ने जाके तुरंत उसका समाधान किया और दोनों मंडियों में, गोहाना की मंडी में भी और भैंसवाल की मंडी में तुरंत शाम तक काम शुरू हो गया, तुरंत उनका उठान भी हो गया। मंडी में उठान बहुत ही स्लो है। वो जो मौसम खराब हुआ, बारिश हुई, तो गीला गेहूं अगर वो भर दिया जाएगा, उसको हवा लगाने के लिए 1 दिन का समय चाहिए था भाई, इतनी सी बात थी उसमें। तो कह रहे मौसम तो जब खराब था तो पहले से व्यवस्था करनी चाहिए थी ना, क्यों आपने खुले में छोड़ दिया? कोई गेहूं खुले में नहीं छोड़ते। अब मंडी में बारिश आ गई, अचानक आ गई, अब वो उस समय खेत में है किसान या वो रास्ते में है किसान या उस साइड से बाहर है किसान, वो पता थोड़ा ही चलता है। वो सब एक प्राकृतिक आपदा एक किस्म से वो होती है। बारिश अचानक आती है, अचानक से मौसम खराब होता है, अचानक से गेहूं भीग जाता है। अब उसको वो अगर शेड के नीचे गेहूं उतर गया, वो ट्राली में ही अगर गिल्ला आया है तो वो सूख थोड़ा ही जाएगा शेड के नीचे। तो फिर समझ, कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि भाई उनसे हाल ही में इंटरव्यू किया मैंने, तो कह रहे सीधी बारिश से कभी भी किसान को नुकसान नहीं होता है। किसान को हमेशा ओले आए, आंधी आए, तूफान आए, उसी से नुकसान होता है। और इस बयान पर किसानों को बहुत बड़ी आपत्ति है, कह रहे भाई आप तो खुद किसान रहे हैं। आप नहीं, बारिश से भी होता है। अब अगर फसल पक के तैयार हो चुकी है, बारिश आ जाएगी तो फसल तो खराब होगी। अगर कटाई हो चुकी है, अगर बारिश आ गई सीधी, तब भी नुकसान होगा। बारिश से भी नुकसान होता है, ओले से भी नुकसान होता है, आंधी से भी नुकसान होता है। नुकसान तो होता ही है, लेकिन उसकी परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है। तो सीधी बारिश से भी नुकसान होता उतना ही होता है? उतना ही नहीं होता। जैसे अगर फसल कच्ची है, पकी नहीं है, सीधी बारिश हो रही है, वो फायदा भी करेगी।
अगर फसल पक चुकी है फिर बारिश हो रही है, वो नुकसान भी करेगी। तो समय, उसकी पोजीशन किस प्रकार से, वो सारे उस पर निर्भर। अच्छा, ये आजकल सरकारी पैसे का गबन या घोटाला या ये सब क्या चल रहा है? क्योंकि बैंक में सरकार अपने पैसे जमा कराती है, डिपार्टमेंट्स के पैसे होते हैं, उसको लेके घोटाले की बातें सामने आती हैं, फिर बैंक सरकार का पैसा वापस कर देता है। लेकिन ये चीज़ें क्या चल रही है? क्या घोटाला आपका पंचकुला नगर निगम में भी? और प्रतिमा जी, ये इस प्रकार का है ना, एक बहुत पहले हर्षद मेहता घोटाला हुआ था, उसके बाद एक फिल्म बनी थी, वो उसका नाम मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, वो फिल्म मैंने भी देखी थी, किस प्रकार से वो बैंक में कोई एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देता है, एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा भी देता है। तो ये सारी प्रक्रिया बैंक की प्रणाली की होती है, और उस प्रकार से जो ये एफडीआई सरकार के जो पैसे की होती है, ये पूरी तरह से जो अधिकारी हैं उनकी सहमति से, उनके हस्ताक्षर से वो सारी एफडी बनती है, और वो एफडी उस बैंक में चली जाती है, तो फिर उस बैंक की जिम्मेवारी है उस एफडी के पैसे का, वो किसको लोन दे रहा है, कहाँ कर रहा है, वो किस में पैसा लगा रहा है, वो बैंक की जिम्मेवारी है। लेकिन बैंक की जिम्मेवारी है सरकार को पैसा पूरा देना, उस ब्याज को पूरा देना, ये उस बैंक की जिम्मेवारी है। उसके बाद जिस प्रकार से ये इंक्वायरियाँ हुई हैं, जिस प्रकार से लोगों को पकड़ा गया है, तो जिस प्रकार से ये सारी चीज़ें आई हैं, वो जांच का विषय है। लेकिन सरकार का एक एक पैसा वापस आया है, ब्याज सहित आया है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई घोटाला नहीं हुआ। तो ये बैंक कैसे इतने बड़े फ्रॉड कर रहे हैं? क्या आपकी सरकार के अधिकारी कोई इसमें मिले हुए हैं, कोई शामिल है? नहीं, उसमें सरकार का अधिकारी बैंक में होता ही नहीं है, वो तो बैंक का स्टाफ होता है, बैंक के चेयरमैन होते हैं, उनके डायरेक्टर होते हैं, उनके मैनेजर होते हैं, उनके एरिया मैनेजर होते हैं, उनके सब एक सिस्टम है। बैंक की जिम्मेवारी होती है, सब नेशनलाइज बैंक है। नेशनलाइज बैंक जो प्राइवेट बैंक है उनको लोन देता है, फिर वो प्राइवेट बैंक उस पैसे को आगे प्रयोग में लाते हैं। जिस प्रकार से ये सारी प्रक्रिया है, लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, किसी भी प्रकार से सरकारी पैसे का कोई घोटाला आज तक नहीं हुआ है। केंद्र में जब से हमारी सरकार है, कोई सरकारी पैसे का कोई घोटाला नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी वाले इस प्रकार से झूठा प्रचार जरूर करते हैं, और देश की जनता जानती है, समझती है। तो आप कह रहे हैं सरकार की तरफ से कोई सरकार की तरफ से सरकार के पैसे का, अधिकारियों की मिली भगत नहीं है? अधिकारियों की जिसकी भी मिली भगत होती है उसको पकड़ा जाता है, सस्पेंड भी होते हैं, एक्शन भी होता है। आईएएस अधिकारियों पर गाजगिरी है हरियाणा में पहली बार ऐसा हुआ है। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हर चीज को बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं, और उस पर हम अमल करते हैं, और उस पर सबकी जवाबदेही तय होती है। हम हरियाणा प्रदेश में रहते हैं, और हरियाणा प्रदेश के लोग अपनी भाषा के लिए जाने जाते हैं। कहते हैं कि बड़ी रूखी भाषा होती है हरियाणा के लोगों की, और सामने वाले को लगता है कि डांट रहे हैं, लेकिन बात तो वो प्यार से ही कर रहे होते हैं। लेकिन सैनी साहब जब से मुख्यमंत्री बने हैं, जो इमेज सीएम साहब की है, जिस तरीके से सीएम साहब लोगों से बात करते हैं, रात रात तक लोगों से मिलने के लिए अवेलेबल रहते हैं, सीएम हाउस के दरवाजे खोल दिए सीएम साहब ने। तो इन तमाम चीज़ों से भारतीय जनता पार्टी को संगठन में कितना फ़ायदा मिल रहा है, सरकार में कितना फ़ायदा मिल रहा है, और आगे आने वाले समय में आप क्या देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ पे खड़ी रहेगी? ये बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है कि जैसे ही नायब सिंह सैनी जी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिलती है, और कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना बढ़ता है, और कार्यकर्ताओं का जिस प्रकार से वो सम्मान करते हैं, और सभी कार्यकर्ताओं को जब सम्मान किया है, तो उससे कार्यकर्ताओं को लगा कि ये अच्छे प्रदेश अध्यक्ष हैं, और लोगों की संख्या बढ़ी, प्रोग्रामों की संख्या बढ़ी, और जिस प्रकार से जब वो जिलों में गए, स्वागत प्रोग्राम हुए, तो बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, पूरे हरियाणा ने देखा है, हमारे केंद्र ने भी देखा है कि ये उनके ऊपर एक गाना भी बड़ा फेमस हुआ, और उसका प्रभाव दिल्ली तक गया। फिर दिल्ली के नेतृत्व ने देखा कि किस प्रकार से ये प्रभाव है, लेकिन उस समय वातावरण हरियाणा में किस प्रकार का था वो सब जानते हैं। पूरा मीडिया का ही, वो सारा मीडिया वाले ही लोग हमें कहते थे, हम अगर कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी, तो मीडिया वाले हंस के जवाब देते थे, तो हो ही नहीं सकता, पूरा ठोक के बोलते थे। हम तो कई बार ये महसूस करते थे कि मीडिया वाले कांग्रेसी कैसे हो गए, सारे मीडिया वाले कांग्रेस की बात करते, ये कई बार हम जवाब करते थे। हो आप बस सारी बात मीडिया पे लेकर आ जाओ, इस प्रकार से बात रखते थे वो हमारे सामने, और बड़े मतलब नहीं, कमियां तो थी ना। आप जानते हैं जब सीएम का फेस बदला, तो उसके साथ बहुत सारी चीजें भी चली गई। हाँ, जितनी भी बैड
चीज़ें एसोसिएटेड थी शायद, या जो चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। जब सीएम फेस बदला, नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला थे, उनको हटा दिया गया। तो उससे तो बहुत सारा वो फ़ायदा सारा बीजेपी को मिला। बहुत कम समय था, हुँ, लोग कहते थे कुछ हो नहीं सकता, हुँ, हमारे को चैलेंज के साथ बोलते थे कि अब कुछ हो नहीं सकता हुँ, हरियाणा में। हुँ, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री बने, हुँ, और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले तो लोकसभा चुनाव आ गया, हुँ, वो भी चुनाव में चले गए। चले गए। और इधर मैं भी यहाँ लोकसभा सोनीपत में चला हुँ, गया, मुख्यमंत्री हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी करनाल से करनाल से चुनाव, चल और हमारी 5-5 की बराबरी पे आ गई। हुँ, लेकिन उस समय भी अगर हम वोट परसेंटेज देखते, उस हुँ, समय भी हमने 44 विधानसभा जीती थी, हुँ, लोकसभा चुनाव में भी जीती थी। हुँ, और उस समय कांग्रेस आ गई 5-5 के उसमें, और एक हुँ, वातावरण बना। हुँ, उसके बाद मेरे को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी 9 जुलाई को मिली, हुँ, और 9 जुलाई को जिम्मेवारी मिलने के बाद फिर जिस प्रकार से काम चला है, हुँ, प्रोग्राम चले हैं, हुँ, हर विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के हुँ, प्रोग्राम हुए हैं, हुँ, और लोगों को लगा कि मुख्यमंत्री तो यही होना चाहिए। हुँ, और 56 दिन का समय को नायब जी को मिला, हुँ, और उस 56 दिन का जो जनता का दिल जीतने का काम किया है, हुँ, और जिस प्रकार से सरकार के विकास के काम हुए हैं, हुँ। और लोगों को जब न्याय मिला है, तो लोगों ने सोचा ये मुख्यमंत्री अच्छे हैं। लेकिन आपका भी नीतीश। बहुत लंबा अनुभव है, संघ में काम करा है, और मतलब बहुत ही ग्राउंड लेवल से आपने राजनीति की शुरुआत की। ऐसे में कभी आपने सोचा था कि भई हरियाणा को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिलेगा, जो सबसे इतनी प्यार से बात करेगा, जिसकी मुस्कुराहट से ही लोग कायल हो जाएँगे, उसके दरवाज़े रात भर खुले रहेंगे। सीएम ये हाउस के दरवाज़े खुले रहें, नहीं खुले रहें वो अलग बात है, लेकिन सीएम साहब अगर सीएम हाउस में नहीं है, प्रदेश के किसी भी कोने में जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये मेक श्योर करेंगे कि रात को 12 बजे अगर मीटिंग्स खत्म हुई हैं, तो बाहर अगर कुछ लोग बैठे तो उनसे भी मुलाकात करूँ। ये जो पूरी इमेज एक सीएम की, सीएम साहब ने, नायब सिंह सैनी जी ने इस परसेप्शन को चेंज किया है, ये आप मतलब ये लग जो रहा है आसान था। ये जो मनोहर लाल जी का एक स्वभाव था, वो कम मिलते थे, हुँ, वो काम ज़्यादा करते थे, हुँ, लोगों से मिलने का, समय देने का थोड़ा उनका हुँ, एक दायरा सीमित था। हुँ, लेकिन नायब सिंह सैनी जब से मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अपने दायरे को बड़ा कर दिया, हुँ, और सीएम हाउस के अंदर चारपाइयाँ बिछ गई। हुँ, सीएम हाउस के अंदर रोज जैसे लंगर चलता है, ऐसे 3-3 4-4 हजार लोगों को हमने आते हुए देखा। हुँ, रोज सीएम साहब 4-5 हजार लोगों से 1 टू 1 बात करते थे। हुँ, हुँ, उनकी इतनी मेहनत और जो हुँ, परिश्रम हुआ है, हुँ, उसी का ये परिणाम आया कि जो लोग जाते थे, हमने खुद लोगों को वहाँ देखा है, हुँ, लोग जाते थे सीएम हाउस में, वो कहते थे जी काम बताओ, बोला जी काम कुछ नहीं है, लेकिन दोबारा से सरकार आपकी आओगी, आप डटे रहो। हुँ, वो मुख्यमंत्री को ताकत दे के जाते थे। हुँ, और मैं तो हैरान हो गया था जब हमारी नरवाणा में रैली हुई, वो हुँ, अपना उचाना की रैली थी। हुँ, सीएम साहब हम जैसे ही मंच से उतरे, और हुँ, तुरंत लोग आए, हुँ, और तुरंत लोग आके मिले और कहने हुँ, लगे जी उचाना जीतेंगे। हुँ, जोश में इतने थे वो कि और वो समय से पहले मुख्यमंत्री वहाँ आए। हुँ, वो सुबह 10 बजे का ही टाइम था, और हाँ, 9 बजे तो रेस्ट हाउस में पहुंच रास्ता गए थे। हुँ, हुँ, मैं भी सीएम साहब पहुंच चुके थे, उसके हुँ, 5-7 मिनट के बाद पहुंचा था। हुँ, मैं सोनीपत से गया था, हुँ, और गए और टाइम से पहले ही रैली शुरू की, हुँ, क्योंकि प्रोग्राम बहुत ज़्यादा थे। हुँ, और उसके बाद जब लोग रिस्पॉन्स देखा कि उचाना जैसी सीट पर अगर लोग खुद से दावा कर रहे हैं कि हम हुँ, जीतेंगे, हुँ, तो वातावरण दूसरा है। दूसरा है। और वो इसीलिए मुख्यमंत्री जी कहते थे सरकार आएगी। हुँ, और 5 तारीख को वोटिंग के बाद हुँ, 6 तारीख को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हुँ, उसमें मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि हमारी सरकार आएगी, उसको हुँ, कांग्रेस पार्टी वालों ने केस का मुद्दा बना लिया। हुँ, कांग्रेस पार्टी वाले तो एक एक बात को ढूंढ रहे थे, हुँ, और लेकिन हुँ, हम आश्वस्त थे, हुँ, और हम आश्वस्त थे अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मेहनत पर। हुँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मेहनत, उसका परिश्रम हुँ, और उसका विश्वास, हुँ, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं ने जनता का विश्वास जीतने का काम किया, हुँ, चुनाव में मेहनत की है, हुँ, जो कठिन परिश्रम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता हुँ, है, हुँ, उसी के प्रयास से एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, ये जो हुँ, मंत्र पार्टी का है, हुँ। ये हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम से तो ये फलीभूत भी होता बार-बार भाजपा वाला हरियाणा में तो आपने ट्रेंड सेट कर ही दिया है। तीसरी बार लगातार सरकार बनाई, जो आज तक कभी हुआ नहीं, वो आप लोगों ने करके दिखाया। लेकिन नायब सैनी जी पंजाब में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। मैं अम्बाला की रहने वाली हूँ, अम्बाला में मेरा घर है, और अम्बाला में थोड़ा ज़्यादा इन्फ्लुएंस पंजाब का भी है। बहुत है। सारे जी। मेरे दोस्त, बहुत सारे मेरे जानकार और रिलेटिव्स पंजाब में भी रहते हैं, तो मुझे अक्सर फ़ोन भी करते हैं। तो कहते हैं, भई हरियाणा पंजाब का बँटवारा नहीं हुआ होता, तो मुख्यमंत्री
पंजाब के भी नायब सिंह सैनी बन जाते। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो सुन के हैरान हो जाता हूँ कई बार। अभी 2 दिन पहले की बात है, पंजाब से लोग आए हुए थे। वो बोलते हैं, स्पष्ट आके बोलते हैं। हम एक गांव में मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, एक गांव में गए थे हम बैठने के लिए, और नेता थे वो दूसरी पार्टी के, और उनके गांव में ही हेलीकॉप्टर उतरा था। हम इकट्ठे थे सीएम साहब और हम, पंजाब के अंदर। और जब हम उनके घर गए तो उसके जब वापसी में हम आने लगे तो 5-6 महिलाएं खड़ी थी, और वो महिलाएं खड़ी थी और एकदम से मुख्यमंत्री जी ने काफिला रुकवा दिया और हम उतरे। और जैसे ही हम उतरे, महिलाओं, मुख्यमंत्री जी ने कहा आपने किस लिए खड़े थे? अगर हमें पता था हरियाणा का मुख्यमंत्री आएगा और हमसे मिल के जाएगा, ये उन्होंने बोला। और फिर बोले और बताओ क्या है? जी 2100 रुपये हमें भी देना शुरू कर दो। वहाँ पंजाब की महिलाओं ने कहा कि 2100 रुपये हमें भी देना शुरू कर दो। फिर मुख्यमंत्री जी हंस के कहने लगे सरकार बनाओ। बोला सरकार हम बनाएंगे। अच्छा, मतलब अचानक से मिलना, कोई कार्यकर्ता नहीं थे, साधारण थे, आम लोग थे। दूसरी तरफ जब तक वो हमारा काफिला मिला तो 5-7 लोग और आगे वो दूसरी तरफ खड़े हो गए। मुख्यमंत्री जी उनसे मिला, उन्होंने भी यही बात कही कि जी हम आपकी बार बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं पंजाब में। अब ये सारी रिपोर्टिंग जाती है तो भगवत मान के पेट में दर्द होता है। हमारे मुख्यमंत्री जी जब पंजाब जाते हैं, बड़े बड़े अजीब तमाशे वहां पर होते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जाएंगे तो रूट डाइवर्ट कर देंगे। मैंने सुना है कार्यक्रम की इजाजत देते हैं, फिर कैंसिल कर देते हैं, फिर कुछ कर देते हैं। अभी पिछले ही महीने पंजाब में एक प्रोग्राम था, उसमें गए तो रूट को डाइवर्ट कर दिया, सिंगल रास्ते पर रूट को डाल दिया। अच्छा। और सिंगल रास्ते पर डाल के और आगे से रास्ते को जाम करवा दिया कि ताकि मुख्यमंत्री प्रोग्राम में ही ना पहुंच पाए। तो इस प्रकार की हरकत करते हैं। अभी माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का प्रोग्राम हुआ, और जहाँ मोगा में प्रोग्राम हुआ है वहाँ तो लोग बोलते हैं उस मैदान को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इतनी रही है, वहाँ इतनी सरकारें बनी, उस मैदान को भर नहीं पाए। लेकिन पहली बार अमित शाह जी के प्रोग्राम में उस मैदान के अंदर जगह नहीं थी कोई कि आदमी दूसरा गुजरे, इतनी भीड़, तो मतलब इतना क्राउड। आश्वस्त है कि नायब सिंह सैनी साहब जो पंजाब में मेहनत करने जा रहे हैं उसका रिवॉर्ड पंजाब के लोग डेफिनेटली देंगे। अब की बार तो पंजाब की जनता मन बना चुकी है, इंतजार में। सारे लोग मुझे भी, मैंने बताया ना, फोन करके बोल रहे हैं कि भाई साझा मुख्यमंत्री दे दो हमें तो। अब की बार तो बहुत बड़ा परिवर्तन पंजाब में होगा। अब उससे पहले ये पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा, इसमें देखना आप। पश्चिम बंगाल में जब बीजेपी की सरकार आएगी उसके बाद लोग अपने आप कहेंगे पंजाब में भी आ गए। एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है, हालांकि गन कल्चर को लेके तो सरकार पहले से गंभीर थी और तमाम चीज़ों को लेके सख्त एक्शन की पूरी रणनीति भी तैयार थी, लेकिन गन कल्चर के साथ साथ ये गंद कल्चर की भी एंट्री कुछ गानों में देखी गई, जिसको लेकर हालांकि सख्त एक्शन लिया गया। महिला आयोग ने भी काफ़ी उसमें अहम भूमिका निभाई और वो चीज़ें सॉर्ट हुई। लेकिन आगे इस तरीके का गंद और गन कल्चर हरियाणा में नहीं हो, इसके लिए सरकार के क्या प्रयास हैं? मैंने प्रतिमा जी अभी बहन जी आपको कहा था कि कई ऑपरेशन अभी होने हैं। अच्छा, उसमें ये भी एक ऑपरेशन है। इस प्रकार का जो कल्चर है जो हमारे समाज ने कभी अलाउ नहीं किया पूरे देश के अंदर, कभी भी किसी भी युग में इस प्रकार से महिलाओं के बारे में हल्के शब्दों का प्रयोग करना, उनके सम्मान में कमी आना, ये कभी हमारे समाज ने स्वीकार नहीं किया। और हम पूरी तरह से सचेत है। और वो टटीरी के नाम से जो गाना उन्होंने गाया था, उन्होंने बाद में उसमें सुधार करके अभी 2-3 दिन पहले फिर से रिलीज किया है। लेकिन इस प्रकार की कोई भी गलती करेगा, गन कल्चर पे भी बहुत सारे गाने बैन हुए हैं, तो इस प्रकार की पूरी सावधानी, समाज में सुरक्षा का वातावरण बना रहे, समाज के अंदर सम्मान का भाव जगा रहे, ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। लेकिन मासूम शर्मा देहरादून जाते कार्यक्रम में कॉलेज के बच्चों के सामने मंच पे खड़े होकर गंदी गंदी गालियां देते हैं, ये सही है? यही तो उनका पाप का जब घड़ा भरता है ना, तो ऐसे ही होता है। जब आदमी का पाप भर जाता है तो उसकी वाणी भी उसी प्रकार की हो जाती है। तो ये है, समय आएगा जनता उसका हिसाब जरूर जनता तो करेगी, सरकार करेगी कि नहीं? संगठन इसको लेके गंभीर है कि नहीं? बिल्कुल, और सरकार से कह रहा है कि भाई ये तो कम से कम बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। हरियाणा तो अपने संस्कृति के लिए जाना जाता है और हरियाणा के लोग जाके मंचों पे गंदी गंदी गालियां दें और यूथ को गलत मैसेज दें, तो ये तो बहुत गलत है, बहुत गलत है। और हम कभी, हमारे देश ने स्वीकार नहीं किया इन बातों को। और ये इस प्रकार का जो कोई भी करता है उसमें कोई भी, वो सबके लिए कानून
अपना काम करे। फिर महिला सरकार आयोग की अध्यक्ष जो है रेनू भाटिया, इनको आपने कुछ ज्यादा फ्री हैंड दे रखा है क्या? हर मसले पे सबसे पहले आके आवाज उठाती हैं, नहीं, हर उनका बात को लेके बवाल करती हैं। हमारे बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता है, हमारे बीजेपी का कोई भी नेता है, कार्यकर्ता से ही नेता बनता है और नेता के बाद उसको जिम्मेवारी मिलती है। लेकिन और लोग कह रहे हैं कि रेनू भाटिया खुद फेमस होने के लिए नहीं, तमाम चीजें कर रेणु रही हैं। भाटिया जी अच्छी कार्यकर्ता थे, तभी उनको जिम्मेवारी दी है। हम्म, वो हर किसी इस प्रकार के मुद्दे को अमल करती है, ये अच्छी बात है हम्म, और अच्छा काम करती है हम्म, और उसकी पहचान तो बनेगी। हम्म, बीजेपी के सब जगह हमारे सभी मंत्री ऐसा ही करते हैं, हम्म। है ना, और वो अच्छा काम कर रही है। विपक्ष को क्या नसीहत देंगे या क्या चैलेंज देंगे? क्योंकि चुनाव में, निकाय चुनाव में विपक्ष इस बार कह रहा है कि जितनी भी बीजेपी की सरकार में खामियां हैं, हम सबका हिसाब इस निकाय चुनाव में निकालेंगे। आपका ये भी बता देंगे आपको कि घमंड है जो चूर चूर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कभी घमंड नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी घमंड नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी घमंड नहीं करते। हम जमीनी स्तर पर रहते हैं और सबका सम्मान करते हुए आगे बढ़ते हैं। पीछे भी बीजेपी जीत के आई थी और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी ताकत के साथ 3 जगह मेयर के चुनाव हैं और 4 जगह चेयरमैन के चुनाव हैं और बाकी भी जो उपचुनाव हैं, पार्षदों के भी चुनाव हैं, जिला परिषद के भी 2 चुनाव हैं, 49 सरपंचों के भी चुनाव हैं, ब्लॉक समिति के जो भी चुनाव हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो विचार का कार्यकर्ता है वो जीत का है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पे कह दिया कि भाई ईवीएम के साथ साथ हम वीवीपैट का मिलान नहीं करेंगे। तो तैयार हैं फिर से आप लोगों पे ईवीएम में छेड़खानी और वोट चोरी के आरोप लगाने के लिए? हर ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट होता है और उसका एक रेशो है और उसकी गिनती भी होती है। जब उसकी गिनती होती है उसका मिलान भी होता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वीवीपैट का इस बार कोई मिलान नहीं होने जा रहा है, सिर्फ ईवीएम से वोट डलेगी, मिलान नहीं होगा वीवीपैट से। उनकी डिमांड थी कि हर मशीन के साथ जोड़ो, हर मशीन के साथ जोड़ो और उन्होंने एक रेशो सेट कर रखा है कि इतनी मशीनें वीवीपैट से जुड़ी हुई होंगी और उनकी गिनती होगी और जब वो जिस समय गिनती होती है काउंटिंग के समय उन मशीनों की अलग से बूथ लगता है, अलग से उनकी गिनती होती है और पूरा मिलान होता है। कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन आप लोग तैयार हैं वोट चोरी और ईवीएम में छेड़खानी के आरोपों का फिर से सामना करने के लिए? नहीं, वो तो उनका स्वभाव है, देश की जनता जानती है और उन जिस प्रकार का वो जो करते हैं, चोरी का मुद्दा वो बनाते हैं। हरियाणा में 1 साल जब चुनाव को हो चुका था उसके बाद उनको हरियाणा का चुनाव आया याद, और वो ब्राजील मूल की महिला की फोटो लेके किस प्रकार से मीडिया में रहे वो सारे देश ने देखा है। कोई सच्चाई कहीं थी नहीं, सब ओरिजिनल वोट थी। उस महिला के नाम से पूरे हरियाणा में कहीं कोई वोट नहीं थी। उनका फोटो लगा दिया। फोटो आजकल तो ऐसी तकनीक चली है कि किसी का भी फोटो कहीं लगा लो और उसको दिखा दो, लेकिन जो ओरिजिनल वोटर लिस्ट थी जो निर्वाचन आयोग के उसमें कोई छेड़खानी नहीं थी। पूरे देश ने देखा है, उसकी जांच हुई है। अब वो चुप है उस पर, अब वो झूठ बोलते हैं और भाग जाते हैं। तो आप कह रहे हैं चुनाव आप जीतेंगे भी, वो सवाल उठाते रहे चाहे ईवीएम पे, कोई फर्क नहीं पड़ता है? कांग्रेस पार्टी का तो काम है ये बोलना और भाग जाना। वो हर मुद्दे पर इसी प्रकार से करते हैं। अभी महिला आरक्षण है, ताजी मामला है, अब देखते हैं कांग्रेस पार्टी भागती है या लेकिन शहर का जब भी चुनाव होता है तो बीजेपी को एक एज रहता ही है, सरकार भी है तो एक एज डेफिनेटली और ऐड हो जाएगा। तो बिल्कुल आश्वस्त है, कोई बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त है और पूरी तरह से जनता तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी की नॉन स्टॉप जो हरियाणा में 3री बार सरकार चली है, पूरी तरह से लोग संतुष्ट है और इस चुनाव में उसका रिजल्ट। लेकिन चलते चलते मैं चाहूंगी आप अपने उन कार्यकर्ताओं को एक मैसेज जरूर दे दीजिए जो पार्टी से टिकट तो मांग रहे हैं। अब गारंटी तो नहीं है कि टिकट मिलेगी, वो तो पार्टी देखेगी भाई किसको देनी है, कैसे देनी है, क्या समीकरण फिट बैठते हैं। जिनको नहीं मिलेगी वो लोग क्या करें? मैं सभी कार्यकर्ताओं से आपके चैनल के माध्यम से भी, और मैं आज बोल के भी आया, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक विचार पर काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सबका अधिकार भी है कि वो वोट के लिए अपना आवेदन भी करेंगे, टिकट के लिए आवेदन करेंगे और टिकट की इच्छा भी रखेंगे। लेकिन एक चुनाव ही सब कुछ नहीं है, बहुत सारी जिम्मेवारी है। पार्टी में भी पद मिलते हैं, संगठन में काम करने का मौका मिलता है, सरकार में भी काम मिलता है और बहुत सारी जिम्मेवारियां मिलती हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे और जो भी एक वार्ड में एक ही पार्षद का चुनाव लड़ेगा, पूरी निगम के अंदर एक ही मेयर का चुनाव लड़ेगा,
पूरी परिषद के अंदर भी एक चेयरमैन होगा, तो वार्डों में तो सभी कार्यकर्ता का सम्मान करेंगे, और सभी कार्यकर्ता जिसको भी टिकट मिलेगा, हमारा तो उम्मीदवार तय है, कमल का फूल, कमल के फूल को वोट देना है। और कमल के फूल, और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो पार्टी को अपनी माँ के जैसा सम्मान करता है, और उसी प्रकार से पार्टी की जीत उसकी जीत है, और पार्टी की जीत में ही सबकी भलाई है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी प्रकार से जो भी उम्मीदवार पार्टी के द्वारा तय होगा उसको एक मत से वोट। तो इस अग्नि परीक्षा में नायब सिंह सैनी साहब और मोहनलाल बड़ौली साहब की जोड़ी फिर से सुपरहिट साबित होने वाली है। ये तो प्रतिमा दत्ता जी, ये तो हरियाणा की जनता जनार्दन का आशीर्वाद है कि ये सम्मान हमें मिला है। और लोग कहते भी हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जहाँ भी जाते हैं वो जीत ही जीत होती है। वो उसके बाद महाराष्ट्र गए, चाहे दिल्ली में गए, चाहे बिहार में गए, अभी कोलकाता भी जाके आए। और वो एक वीडियो बड़ा ट्रोल हुआ है सम्राट चौधरी का और उनका आपस में, और वो मुख्यमंत्री जी ने एक दिल्ली में बोल दिया कि ये भावी सीएम है, वो भी बड़ा ट्रोल किया था। वो कई दफे मुख से कोई बात निकल जाती है। और अब बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में देख, असम के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की, वहां तो वोटिंग हो चुका है और सबको पता है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी, तो एक बार भाजपा, बार बार भाजपा। ये कार्यकर्ताओं की जो है ना असली ताकत है, और कार्यकर्ताओं का परिश्रम, उनकी मेहनत, और वो जिस भावना के साथ काम करते हैं, समय भी देते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं और मेहनत भी करते हैं ये कार्यकर्ता। ये भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता का सम्मान सर्वोपरि है, और वो हम भी करते हैं और कार्यकर्ता भी करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल के दर्शकों को भी नमस्कार। नमस्कार। तो टू द पॉइंट मोहनलाल बड़ौली साहब ने तमाम सवालों के जवाब दिए और बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो इस बात को लेकर आश्वस्त रहिए कि उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल है। जिसको टिकट नहीं मिले वो हताश नहीं हो, क्योंकि सब कुछ चुनाव लड़ना ही नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये कह गए कि भाई नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज़बरदस्त है, हरियाणा के लोग उनसे इतना प्यार करते हैं, और उनकी जो काम करने की कार्यशैली है, लोगों से मिलनसार रवैया जो है, सीएम हाउस के जो दरवाजे खोल रखे हैं, जहाँ पे मंजे डाल दिए गए और तमाम लोगों की एंट्री वहाँ पे लगातार होती है, तो इन तमाम चीज़ों से एक पब्लिक परसेप्शन चेंज हुआ। नायब सिंह सैनी ने वो कर दिखाया जो आज तक हरियाणा में कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया था, और इसीलिए हरियाणा के लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। और इसीलिए एक बार भाजपा और बार बार भाजपा का जो मंत्र है बीजेपी ने दिया है, उसको आम लोग भी आगे साकार करने का काम करते हैं। बहरहाल निकाय चुनाव में क्या कुछ होगा वो तो आपका फैसला है, जनता जनार्दन हो आप, और आपने तय करना है कि वाकई में आशीर्वाद भाजपा को दिया जाएगा या फिर आपके मन में कुछ और है। वो तमाम चीजें आप पे छोड़ेंगे, लेकिन फिलहाल टू द पॉइंट के इस कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।